हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे PYQ, है ना, किसका, अल्टरनेटिंग करंट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे एक आइडिया लगेगा कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि एक अल्टरनेटिंग करंट है, एंड अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, और ये जो है एम्पियर में दे रखा है करंट। तुमसे पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब IRMS पूछा है तुमसे, ठीक है। और क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। और तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। तो आरएमएस करंट जो होता है वो होता है पीक करंट बाई √2, और पीक करंट जो है ये है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस फाई, जो भी बोलो। यहाँ पे फाई 0 है, ओमेगा है 100 पाई, और I0 है 100√2। तो I0 आ गया 100√2 अपॉन √2, यहाँ से √2 कट जाएगा, आंसर आएगा 100 एम्पियर। और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन, मतलब इस साल क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर नहीं, इस साल का क्वेश्चन पूछा गया है। IRMS आ गया तुम्हारा 100 एम्पियर, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, तो ओमेगा हमें 100 पाई दे रखा है, मैच करो इससे। ओमेगा इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी, और यहाँ पे ओमेगा दे रखा है 100 पाई, यानी कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा हमारा दे रखा है 100 पाई अपॉन 2 पाई, यहाँ से आएगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 100 एम्पियर, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी दे रखा है, मतलब एल दे रखा है 1 हेनरी, ठीक है, ओके। इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 पाई, मतलब ये आर दे रखा है 100 पाई, एंड एन AC सप्लाई ऑफ 100 पाई वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज दे रखा है, ये ई दे रखा है, EMF दे रखा है, लेकिन कौन सा EMF। जब हमें कुछ मेंशन नहीं करता है तो हम क्या मानते हैं, RMS वोल्टेज। और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है F, मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें L दे रखा है 1 हेनरी, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 100 पाई, ठीक है। हमें RMS वोल्टेज दे रखा है 100 पाई वोल्ट, और ये किस में होगा, ओम में। और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हमसे पूछा है I0, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों से क्या करो, जेड निकाल लो, क्योंकि ये LR सर्किट है। LR सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं, जेड इंपीडेंस, और जेड का एक्सप्रेशन होता है √R² प्लस XL², R² प्लस XL²। माय डियर फ्रेंड, R² होगा तुम्हारा 100 पाई द होल स्क्वायर, 100 पाई द होल स्क्वायर प्लस XL। XL होता है ओमेगा एल। XL क्या होता है, XL होता है ओमेगा एल, लेकिन तुम्हें ओमेगा ना दे करके F दे रखा है, तो तुम उसे लिख सकते हो 2 पाई FL। 2 पाई FL, 2 पाई F को लिखोगे 50, L को लिखोगे 1, तो ये आ जाएगा 100 पाई, ये भी आएगा 100 पाई, तो ये भी हो जाएगा 100 पाई का होल स्क्वायर। और यहां से हम इसे लिख सकते हैं 100√2 पाई, 100√2 पाई ओम। यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट होगा ओम। 100√2 पाई, रूट अंडर F² प्लस F² इक्वल टू F√2, वही लिखा हमने 100 पाई √2, तो 100√2 पाई लिख दिया। अच्छा, ERMS से हम निकाल सकते हैं IRMS, क्योंकि हमने पढ़ा है RMS करंट इक्वल टू RMS वोल्टेज अपॉन जेड। RMS वोल्टेज हमें दे रखा है 100 पाई, 100 पाई, और हमने जेड निकाला भी 100√2 पाई, यहां से ये वैल्यू आ गया 1/√2 एम्पियर। लेकिन हमने यहां से RMS करंट निकाला, हमसे तो पूछा है पीक करंट, हमें एक और फॉर्मूला पता है, RMS करंट बराबर, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इस्तेमाल किया, पीक करंट अपॉन √2, और ये हमें 1/√2 दे रखा है, यानी कि यहां से आएगा I0 = 1 एम्पियर। I0 = 1 एम्पियर, तो हम यहाँ पे जो है फिल करेंगे 1 एम्पियर, ये हम फिल कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत देख लो एक बार,
सही है सब कुछ। जेड निकाला, जेड निकाल करके IRMS निकाला, IRMS से हमने I नॉट निकाला। जब तक हमें कुछ मेंशन नहीं करेगा तब तक जो भी वोल्टेज दे रखा है वो हम क्या मानेंगे, RMS वोल्टेज मानेंगे, ठीक है। आइए इसके बाद कह रहा है कि एक इंडक्टर है जिसका रिएक्टेंस दे रखा है, मतलब ये दे रखा है XL। एक मिनट, कुछ गलती है, हाँ ये गलती है, एक मिनट छोटा सा। ये जो 100,000 दिख रहा है ना, ये 100 ओम है। ये कितना है, 100 ओम है। ये 1000 नहीं है, 100 ओम है, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक इंडक्टर है जिसका रिएक्टेंस दे रखा है, मतलब ये दे रखा है XL। कैपेसिटर का रिएक्टेंस दे रखा है, मतलब ये दे रखा है XC। एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा है R। XL XC R दे रखा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये LCR सर्किट हो गया विथ एन AC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। फिर से देखो, फिर से 100 वोल्ट दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, मतलब ये दे रखा है RMS वोल्टेज दे रखा है ना। और क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। और क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा एवरेज पावर। हमें माय डियर फ्रेंड एवरेज पावर का फॉर्मूला पता है। हमें RMS वोल्टेज दे रखा है ना, RMS वोल्टेज दे रखा है, तो उसके टर्म में भी पता है। हमें RMS वोल्टेज के टर्म में पता है RMS वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू R। आप जाकर चेक करना, आपको मिलेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जेड, तो जेड तो हमें निकालना पड़ेगा। तो जेड क्या है, इम्पीडेंस, और वो होगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R स्क्वायर, R है हमारा 50 का स्क्वायर प्लस XL है 100 माइनस 50 यानी 50, यानी हो जाएगा 50√2 ओम। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, RMS वोल्टेज हम निकाल चुके हैं 10 वोल्ट, नहीं निकाल नहीं चुके, दे रखा है हमें 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर, जेड कितना है 50√2 उसका स्क्वायर, और हमें R दे रखा है हमें 50, R हमें दे रखा है 50, ठीक कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू 50 अपॉन 50 इंटू 50 इंटू 2, 50 इंटू 50 इंटू 2, ये और ये कट गया, ये और ये इसको काट दिया, बचा 1 और हम निकाल रहे हैं वॉट, पावर 1 वॉट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर से 1 भराएगा, समझ गए, 1 वॉट, ठीक है। आगे बढ़े, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस बार क्या दे रखा है कि एक AC करंट दे रखा है आपको, ये दे रखा है AC करंट आपको, आपसे RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, बट ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, तो देखो RMS करंट होता क्या है, RMS करंट होता है ना, करंट, आप क्या करिए करंट का स्क्वायर लीजिए, करंट का स्क्वायर लेकर के मीन निकालिए उसका, फिर उसका रूट निकालिए। मतलब आपको रूट निकालना है किसका, मीन का। किसका मीन का, करंट के स्क्वायर का। मतलब करंट के स्क्वायर का आपको क्या लेना है, मीन लेना है। करंट के स्क्वायर को आपको मीन लेना है, ये सिंबल मीन को बताता है, मीन मतलब एवरेज को बताता है, और फिर उसका रूट लेना है, तब बन जाएगा आपका RMS करंट। तो इसका मतलब है I आपको दे रखा है, I का स्क्वायर करिए और उसका एवरेज निकालिए, उसका मीन निकालिए, और जब वो मीन निकल जाए तो फिर उस पे रूट लगा दीजिए, आपको RMS करंट मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड I स्क्वायर क्या होगा, पहले ये समझो, I स्क्वायर क्या होगा, I स्क्वायर होगा 5√2 प्लस 10 cos 650 पाई टी प्लस पाई बाई 6 द होल स्क्वायर, रुको द होल स्क्वायर, ऐसे द होल स्क्वायर 5√2 प्लस 10 cos 650 पाई टी प्लस पाई बाई 6 द होल स्क्वायर, I स्क्वायर आ गया। फिर से I स्क्वायर को इसको ब्रेक करो, ये 5√2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25√2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 100 cos स्क्वायर 650 पाई टी 650 पाई टी प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, सही है, प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आ गया 2 इंटू 50 नहीं 5√2 2 इंटू 5√2 2 इंटू 5 2 इंटू 5√2 2ab ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इंटू 10 कॉस 650 पाई टी प्लस पाई बाई 6, ये हो गया। लेकिन अच्छा ये तो हो गया स्क्वायर, मतलब हमने करंट का स्क्वायर किया जस्ट। अब उसका मीन निकालना है। कहो सर इतना टफ का मीन कैसे निकालेंगे? निकल जाएगा, कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ फंडा हम याद दिलाते हैं। तुम्हें याद होगा कि कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू, कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू होता है 1/2। अच्छा, एवरेज को हम उस पे बार लगा कर भी लिखते हैं। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा, उस पे ऐसे लगा दो बार। ये क्या बता रहा है? एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फॉर कंप्लीट साइकिल। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पे तुमसे कुछ मेंशन नहीं किया ना कि तुमसे आरएमएस करंट पूछा है तो कितने समय के लिए पूछा है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए ही बात होती है। तो ठीक है, हम लोग कंप्लीट साइकिल के लिए देख रहे हैं। कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू होता है हाफ, साइन थीटा का एवरेज वैल्यू भी होता है हाफ, नहीं माय मिस्टेक, जीरो। क्या होता है? जीरो। जीरो क्या होता है? जीरो। कॉस स्क्वायर थीटा का होता है एवरेज वैल्यू हाफ। यस, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है फॉर कंप्लीट साइकिल। फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होता है? हाफ होता है। और साइन स्क्वायर थीटा का भी उसी प्रकार से हाफ होता है। ध्यान से देखो, ये कॉस थीटा है, इसका कंप्लीट साइकिल में क्या आएगा? एवरेज जीरो। क्या आएगा? एवरेज जीरो। ये पूरा टर्म का एवरेज होगा जीरो कंप्लीट साइकिल के लिए। पूरा इंटीग्रेशन, पूरा एवरेज निकाल करके देखोगे तभी ये तुमको जीरो दिखेगा। तो क्यों हम उतना कैलकुलेशन करेंगे? हमें सीधा याद रखेंगे कि कॉस थीटा का फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होता है? एवरेज जीरो होता है। साइन थीटा का भी उसी प्रकार से जीरो होता है। कॉस स्क्वायर का हाफ होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉस स्क्वायर है, इसका क्या लिखेंगे? सीधा हाफ लिखेंगे। अच्छा, किसी कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है? वही होता है। कांस्टेंट का एवरेज क्या लोगे? सेम नंबर। 5 का एवरेज क्या होगा? 5 होगा। 50 का एवरेज क्या होगा? 50 होगा। 2 का एवरेज क्या होगा? 2 होगा। किसी कांस्टेंट का एवरेज वही होता है नंबर, है ना? इसका मतलब है, चलो अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हमारा आएगा, देखो, एक तो तुम्हारा ये 50 आ जाएगा, लिख दो, फिर प्लस साइन दे दो। दूसरा है 100 इंटू दिस मच, और 100 का तो 100 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होगा? हाफ। कॉस क्या एंगल में कुछ भी लिखा हुआ रहे, कॉस स्क्वायर है ना, तो एवरेज वैल्यू हाफ होगा। क्या लिखेंगे? 100 इंटू हाफ प्लस इधर क्या लिखेंगे? 10√2, 10 100√2, 100 10 इंटू 5 इंटू 10, 100√2, और कॉस है, कॉस का एवरेज वैल्यू जीरो, तो 100√2 इंटू जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो हो जाएगा। तो यानी कि आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या आ गया? आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आ गया 100। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना था, हमें तो आरएमएस करंट निकालना था। तो आरएमएस करंट होता है आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू उसका रूट, मतलब आई स्क्वायर का मीन वैल्यू उसका रूट। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब करंट का स्क्वायर उसका मीन फिर उसका रूट, और ये हो जाएगा 10 एम्पियर। समझ गए? इसका आंसर होगा 10 एम्पियर। आइए एक और क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस द आरएमएस करंट। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से सेम आ गया, सेम ही है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? क्या ये इस फॉर्मेट में है? देखो तो जरा, I = I0 sin ओमेगा t + 5 में नहीं है ना, ये उस फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको कैसे टैकल करें? तो हमसे तो अगर आरएमएस करंट बोलता तो हम यहां से I0 निकाल लेते, I0 लिख देते, और फिर हम I0/√2 कर देते, आरएमएस करंट आ जाता। बट इस बार हमें इस फॉर्मेट में है ही नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से बेसिक काम, सेम काम, आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका एवरेज लेना पड़ेगा, फिर हमको उस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो हमें क्या करना है? आई स्क्वायर लेना है। आई स्क्वायर क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर, तो IA स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस IB स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 IAIB साइन ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t। ठीक है, इसको और कैसे लिखोगे? आई स्क्वायर बराबर IA स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस IB स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस IAIB साइन 2 ओमेगा t, साइन 2 थीटा, है ना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अभी हमने बोला कि साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है? फॉर कंप्लीट साइकिल हाफ होता है। कॉस स्क्वायर का भी क्या होता है? हाफ होता है।
साइन थीटा का क्या होता है, ये साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2 ओमेगा टी है, मतलब साइन थीटा है। साइन थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहां से लिखेंगे आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आई ए स्क्वायर बाई 2, आई ए स्क्वायर बाई इसका बाई 2 प्लस आई बी स्क्वायर बाई 2 प्लस आई ए आई बी इंटू 0 इंटू 0। तो यहां से आएगा आई स्क्वायर आएगा आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर बाई 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो आरएमएस करंट चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, आई आर एम एस बराबर स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू विच इज स्क्वायर रूट आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर बाई 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मैच करो, ये क्या, अच्छा ये और ये सेम नहीं, ये होगा आंसर इसका, ये होगा इसका आंसर। यस, ये होगा आंसर। ये और ये सेम नहीं है, ये √2 है और ये 2 है, ये आंसर होगा बी। समझे क्या, समझे क्या तरीका है। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो तुम यहां से तो लिख लोगे आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई √2। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो पहले तुम उसको क्या करोगे, करंट का स्क्वायर करोगे, फिर हर एक का एवरेज लोगे। और मोस्टली तुमको इसी तरह का फॉर्मेट मिलेगा, साइन स्क्वायर मिलेगा, कॉस स्क्वायर मिलेगा, साइन मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा तो हाफ लिखना उसका, कॉस स्क्वायर थीटा का भी हाफ लिखना, साइन थीटा और कॉस थीटा मिलेगा तो 0 0 लिख देना। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, अपने सिलेबस में सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ने का है, जिसमें एक रजिस्टर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, नहीं 300 ओम, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है C 25 नैनोफेराड, इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है मिली हेनरी में L आर यूज्ड फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। अच्छा, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट मतलब रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में हमने बताया था कि सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है जिसके लिए हमें इंपीडेंस को मिनिमम करना पड़ता है, जिसके लिए एक्सएल और एक्सी बराबर होता है। और वहां से हमने ओमेगा का एक फॉर्मूला डिराइव किया था 1/√L इंटू सी, और हमसे ओमेगा ही पूछा है, यानी ये रेजोनेंस का कंडीशन है माय डियर फ्रेंड। कैसे पता चला सर, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट बोल दिया है, और सर्किट में करंट मैक्सिमम तभी होता है जब रेजोनेंस का कंडीशन आता है। रेजोनेंस का कंडीशन का मतलब एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, रेजोनेंस, और एक्सएल एक्सी इक्वल होता है, वहीं से ओमेगा बराबर 1/√LC आता है। यहां पे होगा 1/√L। L हमें दे रखा है 100 मिली हेनरी, तो 100 इंटू 10⁻³ और C दे रखा है 25 नैनोफेराड, तो 25 इंटू 10⁻⁹ फेराड। हमने इन दोनों को ऐसा यूनिट में रखा है तो हमारा फाइनल आंसर भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में, जो कि रेडियन पर सेकेंड है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो -1 इन दोनों को कट करोगे, -1 -10, तो ये हो जाएगा 1/√25 इंटू 10⁻⁻10। देखो जरा, ये -9 -3 -12 और ये 10⁻², तो -12 प्लस 2 -10, सही है। ये आएगा 1/5 इंटू 10⁻⁵, ये आएगा 10 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ दिख रहा है 10⁻⁴ यहाँ दे रखा है, तो 10 इंटू 10⁻⁴/5 यानी ये होगा 2 इंटू 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड, जिसमें हमारा 2 इज द आंसर, क्योंकि 2 ही यहाँ पे बचा हुआ था। ठीक है, बाकी तो तुम्हारा 10⁻⁴ दे ही रखा है, समझे क्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, यहां पे भी वही लग रहा है, सीरीज एलसीआर सर्किट है। क्या दे रखा है, देखे, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, मतलब सोर्स का जो ईएमएफ है वो ई दे रखा है। ठीक है, ईएमएफ ई दे रखा है। द करेंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज आई नॉट दे रखा है तुम्हें, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस की बात कर रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब आर को तुमने 2R कर दिया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा करंट का। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन में हमें मालूम है, फॉर रेजोनेंस, इन रेजोनेंस कंडीशन नहीं, ऐसा लिखो, फॉर रेजोनेंस कंडीशन या फिर ऐसे लिख सकते हैं एट रेजोनेंस कंडीशन, ऐसा लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। एट रेजोनेंस कंडीशन
at resonance condition circuit LCR circuit behaves as purely resistive circuit, pure resistive circuit, CKT is the short form of circuit, है ना। LCR सर्किट कैसा बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं I नॉट बराबर E अपॉन R, ठीक है, E अपॉन R। तुम कहोगे सर ये E नॉट तो नहीं है, मैक्सिमम करंट तो नहीं है, पर ठीक है, अपने को वही लेके चलना पड़ेगा, E नॉट लेना पड़ेगा। और नहीं तो अगर इसको तुम RMS मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, RMS वोल्टेज कुछ नहीं दिया है तो RMS मानो। अगर RMS E है तो RMS करंट क्या होता है, RMS करंट होता है E नॉट बाई रूट टू। यहां से E नॉट क्या आएगा, रूट टू RMS। क्या लिखोगे, रूट टू ई लिखो, चलो लिख दो रूट टू ई, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम RMS वोल्टेज मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करंट क्या आएगा, रूट टू ई अपॉन आर आएगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जेड क्या होता है, जेड होता है आर के बराबर। कब, रेजोनेंस कंडीशन में जेड होता है आर के बराबर। तो हमें पता है आई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड, और एप्सिलॉन नॉट हमारा रूट टू ई है, तो रूट टू ई अपॉन आर लिख देंगे, क्योंकि जेड हमारा आर है और एप्सिलॉन नॉट हमारा रूट टू ई है। अब कह रहा है कि आपने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब अब आपका जेड जो है वो 2R हो गया, लेकिन सोर्स तो वही है, तो ई नॉट तो वही रहेगा रूट टू ई। तो करंट इस बार चेंज कर जाएगा, पीक करंट चेंज कर जाएगा, क्योंकि आपने इंपेडेंस बढ़ाया है, तो करंट जो है आपका मैक्सिमम करंट है वो भी घट जाएगा, और वो आएगा रूट टू ई अपॉन 2R, यानी आई नॉट डैश जो है वो आई नॉट बाई 2 है, क्योंकि ये पूरा आई नॉट है बाई 2, यानी कि पीक करंट जो है वो घट गया। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस विल बी हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, समझे, ठीक है। जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम आरएमएस मानते हैं, तो चलो हमने मान लिया, वहां से भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप पीक करंट भी मानते तो भी सेम आंसर आता, बट ठीक है, जो हम लोग मान के चलते हैं कि जब भी कुछ नहीं मेंशन करता है तो हम कौन सा करंट मानते हैं, सॉरी कौन सा वोल्टेज मानते हैं, आरएमएस वोल्टेज मानते हैं, ठीक है। सॉल्व किया मैंने, ठीक है, आगे बढ़िए। क्या कह रहा है कि एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट है जिसमें 75 मिली हेनरी इंडक्टर है, 1.2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, इफ द मैक्सिमम चार्ज टू द कैपेसिटर इज दिस मच, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। हाँ ठीक है, याद समझ में आएगा। ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट बोल रहा है, हमने बोला था कि ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट में एनर्जी भी ऑसिलेट करता है, कभी सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर के पास होता है, तो कभी सारा का सारा एनर्जी इंडक्टर के पास होता है, तो कभी इन दोनों के बीच में कुछ कुछ होता है ना। कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास भी होता है और कुछ इंडक्टर के पास भी होता है, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम चार्ज दे रखा है आपको, है ना, मैक्सिमम चार्ज दे रखा है इतना माइक्रोकूलम, यानी ये दे रखा है, पता है क्या, ये दे रखा है कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू दे रखा है, हमने कैपिटल क्यू से मैक्सिमम चार्ज को लिखा था, और आपको ये एल दे रखा है और ये आपको सी दे रखा है, ठीक है। ऐसा यूनिट में नहीं, हम कन्वर्ट कर लेंगे। आपसे मैक्सिमम करंट पूछा है, आपको अगर याद हो तो टोटल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है ना। टोटल एनर्जी जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल्स टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर या आई मैक्स का स्क्वायर, आई मैक्स का स्क्वायर या फिर होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बीच में प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी होता है। इस बार हमें क्यू दे रखा है, सी दे रखा है, एल दे रखा है, आई मैक्स पूछा है, तो हम इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्यू क्या रखेंगे, 2.7 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम है, इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि क्यू का स्क्वायर है, अपॉन 2, और सी दे रखा है तुम्हें, सी इज द कैपेसिटेंस 1.2 माइक्रोफैराड, 1.2 इंटू 10⁻⁶ फैराड, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ एल दे रखा है आपको 75 मिली हेनरी, 75 इंटू 10⁻³ इंटू आई मैक्सिमम का स्क्वायर। समझे क्या, क्या यहां से आई मैक्सिमम आएगा। अच्छा, आई मैक्सिमम भी किस में चाहिए, मिली एम्पियर में चाहिए, तो ठीक है, सॉल्व करने का जरूरत है, और क्या। देखो देखो दिखाते हैं, ये और ये निपट गया, निपटा,
ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो ये भी पॉइंट हटेगा, ये 3 से 4 बार में और ये 3 से 9 बार में कट गया, ये 3 से 25 टाइम्स में और ये 3 से 0.9 टाइम्स में कट गया, और ये 2 और ये 2 कट गया। अगर ये पॉइंट हटाते हो, अच्छा एक और 10⁻³ 10⁻³ टाइम्स कट कर देगा। ये पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो इसको -4 कर देंगे, अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो इसको -4 कर देंगे। हमें दिख रहा है कि इधर तो 25 ही नीचे आ जाएगा, ये 25 है, ये 4 है, मतलब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का 3, 9 का 3, ये दिख रहा है, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है। ये 10⁻³ नहीं है, ये 10⁻4 है, जिसका स्क्वायर रूट होगा 10⁻², यानी कि यहां से परफेक्ट वैल्यू ऑफ आई मैक्स आएगा, आई मैक्सिमम आएगा। रूट लगा देंगे तो देखो ये 9 और ये 9, एक 9 बचेगा, एक 9 बचेगा 9, ये 10⁻4 होगा, पॉइंट हटेगा तो -4 हो जाएगा, ये आएगा 10⁻²। नीचे में अगर हम बात करें तो 4 का हो जाएगा 2 और ये 25 नीचे जाकर के रूट लगा देंगे तो 5 हो जाएगा, समझे क्या? और ये पूरा आंसर आएगा मिली एम्पियर में, सॉरी एम्पियर में, सॉरी हमसे पूछा है लेकिन मिली एम्पियर। ये होगा 9 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ इन मिली एम्पियर, यहां से आएगा 9 मिली एम्पियर, यहां पे आंसर होगा 9 मिली एम्पियर। समझे क्या? कट है, बस ये ध्यान रखना था, ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करना था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एज पर द गिवन ग्राफ इंपीडेंस ऑन द वाई एक्सिस, इंपीडेंस का मतलब जेड, एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ज ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, एक्सी कह रहा है, एक्सी जो है रिएक्टेंस होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। हाँ ठीक है, जो मीनिंग होता है ना एक्सी का एक्सएल का वही दे रखा है, आर और जेड। जेड के बारे में बोला इंपीडेंस है, ठीक है सही बोला। आर है रेजिस्टेंस है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। एक्सएल क्या है? रिएक्टेंस है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। एक्सी है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। सही है। तुम्हें दो कर्व दे रखा है, तो इस कर्व को देखो ध्यान से, कर्व बी को देखो, ये जेड वर्सेस एफ का है, स्ट्रेट लाइन है। तुमसे बोला है कि ए और बी को क्या होगा, ए एक्सएल होगा, बी आर होगा, ऐसा बोला है। तो मेरे भाई एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, यानी एक्सएल और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा कर्व एक्सएल का। यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो y बराबर mx पासिंग थ्रू द ओरिजिन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये क्या है? y प्रोपोर्शनल टू x है, ठीक है। ये तुम्हारा ये z की जगह एक्सएल हो सकता है, xc हो सकता है, r भी हो सकता है, ठीक है। ओके अच्छा, ये तो हो गया b हो गया तुम्हारा एक्सएल, b हो गया एक्सएल, b हो गया r, b हो गया z, b हो गया r, तो ये आंसर होगा। चलो ए भी चेक कर लेते हैं। ए में क्या कर रहा है कि जो इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी रिलेशन है वो हाइपरबोलिक रिलेशन है कुछ, है ना। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो इंपीडेंस हमारा घट रहा है, तो ये होगा एक्सी के लिए। एक्सी देखो, एक्सी क्या होता है? 1/ω/c। एक्सी क्या हो जाएगा? 1/2 पाई एफ सी, यानी एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सी घटेगा, और वही हो रहा है। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे इधर राइट में, एक्सी घट रहा है, मतलब ये सही है। ये तुम्हारा एक्सी है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एक्सी है। बात समझ में आया? चलिए